Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our fifth lecture of FSC Part 1. Dear students, our topic biological method. What is biological method? Dear students, the method in which we will solve biological problem. In which we will solve biological problem is known as biological method. Now question arises here, what is biological problem? Dear students, any problem, any difficulty, any hurdle that is faced by the living organisms, that is known as biological problem. तो biological method के अंदर हम biological problems जो living organism से related उनके कोई issues हैं उनको solve करेंगे. This is known as biological method. अब बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजी बल्कि साइंस पूरी की पूरी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसके अंदर हम एक वे में, एक पर्टिकुलर वे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस. किसी चीज़ को देखना, किसी प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देखना या किसी से सुनना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को. ऑब्जर्वेशन डियर स्टूडेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्वालिटेटिव, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्वालिटी बेस्ड. क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताएगी, हमें मैग्नीट्यूड देगी, एग्जैक्ट नंबर्स, फिगर्स देगी. क्वालिटेटिव में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देखते हैं हम दो चीज़ें हैं, ये क्लियर नहीं होती, डाउटफुल होती है. डाउटफुल अप्रोच है हमारे पास. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शाहिद इज़ अ गुड बॉय. अब मैंने ये उसकी क्वालिटी बताई है, शाहिद इज़ अ गुड बॉय, लेकिन मैंने जैसे ही साथ कहा कि 2% गुड, डेफिनेटली साथ ही क्लियर हो गया कि ही इज़ 90% बैड. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव में जस्ट एक क्वालिटी बता दी गई. मुझसे पूछा गया कि ग्राउंड की पोजीशन क्या है, उसमें ग्रास की पोजीशन क्या है. मैंने कहा ग्रास इज़ ग्रीन. इट्स मीन दैट अगले पर्सन के माइंड में एक इमेज बन गई कि ग्रास प्लॉट जो है वो ग्रासी है, लेकिन बाद में जब उसने आके देखा तो वो सारे का सारा बंजर है और सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास है, थोड़ी सी ग्रास अवेलेबल है. तो उसने कहा कि आपने तो कहा था ग्रास इज़ ग्रीन, तो ग्रास इज़ ग्रीन इज़ अ क्वालिटी. अगर मैं उसको ये कह देता कि 5% ग्रास इज़ ग्रीन इन द प्लॉट, तो फिर उसको क्लियर हो जाता कि 95% अभी जो है वो खाली है. तो क्वालिटी के अंदर डियर स्टूडेंट्स डाउटफुल अप्रोच होती है हमारे पास और हम उसकी क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, डाउटफुल अप्रोच के साथ साथ ये अनमेजरेबल भी होती है, क्लियर नहीं होती, इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती. जबकि हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव हमारे पास जो है वो मेजरेबल होती हैं और हमें वो एग्जैक्ट नंबर्स और फिगर्स देती हैं, जिससे हम क्लियर हो जाते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या है. फॉर एग्जांपल मैनी बर्ड्स आर प्रेजेंट, तो ये क्वालिटी है. मैनी बर्ड्स, हाउ मैनी, 3, 4, 5, 7, तो ये उसकी क्वांटिटी है. तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. अब ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो हम इसको किस तरह से ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. ऑब्जर्वेशन हम जो है वो विजन के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन हम स्मेल के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, टच के ज़रिए और हेयरिंग के ज़रिए
हम उसे देखकर, सूंघकर, टेस्ट करके, जायका उसको टच करके और इसी तरह उसके बारे में सुन के हम ऑब्जर्वेशंस को फार्मूलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन थिंग आती है दैट इज़ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस फार्मूलेशन में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। हाइपोथेसिस, tentative explanation of observation is called hypothesis. Tentative explanation of observation. टेंटेटिव है, फिक्स्ड नहीं है, फाइनल नहीं है, चेंज भी हो सकती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस किस चीज़ का रिजल्ट हो सकता है? हाइपोथेसिस मे बी द रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स दैट इज नोन एज टू थिंग्स दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस result of deductive reasoning or may be result of inductive reasoning। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो इन दोनों को हम पहले क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग हैं क्या। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में मैनी टाइम्स जो है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी किया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग को देखेंगे। हम इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, दैट इज DGS। ये आपको हेल्प करेगी इसको अंडरस्टैंड करने में। DGS, डिडक्टिव रीजनिंग। डियर स्टूडेंट, D फॉर डिडक्टिव, G फॉर जर्नल एंड S फॉर स्पेसिफिक। इट्स मीन दैट इन डिडक्टिव रीजनिंग वी विल मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात करते हैं all birds have wings। all birds have wings। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन थिंग हमने यहाँ पे कहा all birds have wings। हम दूसरे पॉइंट में बात करते हैं sparrows are birds। अब यहां पे जरा फोकस करें। हमने एक स्टेटमेंट दी all birds have wings, मतलब कि हम जो भी परिंदे होते हैं उनके विंग्स होते हैं, birds have wings। और हमने यहां पे कहा sparrows are birds। तो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन में हमने देखा all birds, हम बर्ड उसको कहेंगे जिसके विंग्स होंगे। हमने यहाँ पे स्पैरो को बोल दिया स्पैरोज आर बर्ड्स। इट्स मीन दैट डेफिनेटली स्पैरोज हैव विंग्स। तो थर्ड में हम कहाँ पे कंक्लूजन हमारा रिजल्ट जो निकला वो क्या है? स्पैरोज हैव विंग्स। कैसे?
हमने पहले ही लाइन में कहा ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि जिसको भी हम बर्ड कहेंगे उसके विंग्स होंगे। हमने कहा स्पैरोज आर बर्ड्स, कि स्पैरो एक परिंदा है, स्पैरो आर बर्ड्स। इसी तरह अगर हमने स्पैरो को बर्ड बोला है, हमने ऊपर चूंकि ये पढ़ लिया है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो स्पैरोज हैव विंग्स डेफिनेटली, कि अगर हमने उसको बर्ड कंसीडर कर लिया है तो उसके विंग्स लाजमी तौर पे होंगे। इंडक्टिव रीजनिंग में डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो उसमें हम टोटली इसके ऑपोजिट चलते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें इसको भी याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं, दैट इज ISG। बेटे ये देखें यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते थे और इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करेंगे। मसलन हम इसी को, इन्हीं तीनों जो रोज हैं इनको इन्वर्ट कर दें। स्पैरोज हैव विंग्स, स्पैरोज हैव विंग्स। इसी तरह स्पैरोज आर बर्ड्स, तो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, स्पैरोज हैव विंग्स, स्पैरोज आर बर्ड्स, इट्स मीन दैट पहले हमने कहा स्पैरो हैव विंग्स के चिड़िया के पास पर हैं। स्पैरोज आर बर्ड्स, हमने स्पैरोज को बर्ड कहा, तो इसी तरह से लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का कंपैरिजन था। ये मैनी टाइम्स बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये क्वेश्चन आप लोगों ने इसी तरह से इसको याद भी कर लेना है और समझ भी लेना है कि हम डिडक्टिव रीजनिंग में जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज व्हाट। अच्छा, यहाँ पे अभी हम ये सारी बात कर रहे थे हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन की। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किस तरह से होती है, वो रिजल्ट हो सकता है किसी भी डिडक्टिव रीजनिंग का या इंडक्टिव रीजनिंग का। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली यहाँ पे। अब हमारे पास बात आ जाती है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जिनमें हम हाइपोथेसिस को और डिफरेंट वे से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट कर लें, क्वेश्चन डिफरेंट वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर सकता है। सबसे पहले इमेजिनेशन, इमेजिन करना किसी चीज़ के बारे में जो हुई नहीं है या एक चीज़ जो हो रही है उसी को दूसरी के साथ कंपेयर करते हुए जस्ट इमेजिनेशन के अंदर कुछ नई चीज़ें बना लेना। तो इमेजिनेशन इज़ द मेन थिंग जिसके अंदर हम डिफरेंट हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज इमेजिनेशन। नेक्स्ट एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस में
अब किसी बंदे की किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर, वो किसी चीज़ को अच्छे अंदाज में देखना चाहता है, खूबसूरत देखना चाहता है, एस्थेटिक ब्यूटी उसके माइंड में है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो इमेजिनेशन के बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस उसकी, मतलब कि कोई ऐसी प्रेफरेंस हो जिसके अंदर वो अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ की खूबसूरती के बारे में इमेज रखता हो अपने माइंड के अंदर और उसकी एस्थेटिक प्रेफरेंस भी हो। नेक्स्ट वन थिंग दैट इज़ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। कोई ना कोई उसका मजहबी रुझान भी हो सकता है जिसके ऊपर वो सोचते हुए, और कोई आइडिया जो उसके माइंड में है, फिलोसफिकल आइडिया है जो उसकी अपनी फ़िलासफ़ी है, उसको वो डिस्कस करते हुए हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर सकता है। कंपैरिजन कर रहा है, कोई एक फिनोमिना हो रहा है, वो दूसरे को उससे कंपेयर करते हुए कोई नई चीज़ अपने माइंड में ले आता है, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। और फिफ्थ वन, कोई पर्सन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या किसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहा है और सडनली एक्सीडेंटली उसने कोई नई चीज़ डिस्कवर कर ली, तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल फाइंडिंग अदर थिंग्स, तो कोई दूसरी चीज़ ढूंढ रहा था लेकिन उसको एक नई चीज़ मिल गई, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। न्यू हाइपोथेसिस इन 5 वेज को देखते हुए जो फार्मूलेट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस को फिर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज़ रिगरस टेस्टिंग। मतलब कि हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस को एक रिगरस प्रोसीजर के अंदर से बार बार रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर से गुजरना होता है, अगेन एंड अगेन। जब वो अपने आप को प्रूव करती है, फुलफिल करती है, देन आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क इट विल कन्वर्ट इनटू थ्योरी। अब थ्योरी है क्या कि एक्सपेरिमेंट, बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग नहीं होती और अपने आप को फुलफिल करती है, देन इट विल बिकम थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम थ्योरी के यहाँ पे बात करते हैं और यहीं पे साथ थ्योरी के साथ हम एक और डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज़ प्रोडक्टिव थ्योरी। हम थ्योरी को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो बेटे थ्योरी को हम क्या देखेंगे? थ्योरी इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज सपोर्टेड बाय द टेस्ट्स, दिस इज व्हाट थ्योरी। एंड प्रोडक्टिव थ्योरी, डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव थ्योरी इज दैट थ्योरी दैट मे बी सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस हैविंग द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस और न्यू आइडियाज़। तो थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेट वर्क एक्सपेरिमेंटल जो हैं हम उनको कंटिन्यू करते हैं और हमने उसको थ्योरी का नाम दिया। तो ऐसी थ्योरी दैट हैविंग द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस, न्यू आइडियाज़, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है दैट इज़ लॉ। एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, डाटा के अंदर हमारे पास आ जाता है लॉ, दैट इज व्हाट कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर अगेन एंड अगेन आफ्टर रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। थ्योरी को जब फर्दर एक रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है और हर पर्सपेक्टिव से वो अपने आप को प्रूव करती है और रॉन्ग कंसीडर नहीं होती, रॉन्ग प्रूफ नहीं होती, देन इट विल बिकम अ लॉ।
लॉ इज़ अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ अ नेचर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं एग्जांपल में इसकी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल मेथड को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं विद इन 2 to 3 मिनट्स पूरे लेक्चर को समराइज करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बात की बायोलॉजिकल मेथड की। द मेथड इन विच वी विल सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड और रिगार्डिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कुछ टेक्निक्स, टूल्स और मेथड, साइंटिफिक मेथड को एक पर्टिकुलर वे में लेके चलते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हम हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस के ऊपर हमने बहुत डिटेल देखी, जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट वेज क्या हैं हाइपोथेसिस फार्मुलेशन के, जिसमें बेटे इमेजिनेशन है, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, कंपैरिजन है दूसरी चीज़ों के साथ, एक चीज़ को डिस्कवर किया जा रहा है, एक्सीडेंटली कोई नई चीज़ डिस्कवर हो गई है। हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मुलेशन के वेज थे जिनसे हम हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने हाइपोथेसिस के बेस पे रिगरस टेस्टिंग को देखा। टेस्टिंग के बाद जब कंटिन्यूसली हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है, अपने आप को प्रूव कर देती है, आफ्टर द ग्रेट वर्क ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन इट विल बिकम थ्योरी। और थ्योरी वो चीज़ है, वो स्टेटमेंट है जो कि सपोर्ट होती है वाया द ग्रेट एक्सपेरिमेंट और रिगरस टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटल बेसिस के बाद हम उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं। और व्हेन थ्योरी प्रूव इटसेल्फ मैनी टाइम्स, it will become a law, and law is a constant and uniform fact of a nature। and examples में हम देते हैं Mendel's law of inheritance। Dear students, today we have done our lecture that is biological method। Inshallah tomorrow we will discuss about the biology and the service of mankind। Thank you।